हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका के पी एनालिसिस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर 21 जनवरी 2022 का। ओके, तो चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप बताइएगा कैसलर सिंड्रोम किसे कहते हैं। कैसलर सिंड्रोम, KESSLER, कैसलर सिंड्रोम। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। इसके बाद इसे लास्ट में डिस्कस करेंगे कैसलर सिंड्रोम को। तो पहली न्यूज है, SC अफोर्ड्स OBC कोटा इन नीट, यानी SC ने OBC कोटा को नीट में परमिशन दे दी है। तो OBC कोटा के लिए ये बोला है कि भाई OBC कोटा जो है नीट में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि मान लो OBC जो हैं वो उनको इतना जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है उनके साथ, तो उनको बराबर में लाने के लिए, इक्वलिटी है ना, उनको इसलिए कोटा मिलना चाहिए। ओपन एग्ज़ाम जो है, मान लो सबके लिए एग्ज़ाम जो है वो आपको फॉर्मल इक्वलिटी तो दे देते हैं, लेकिन वो ये क्लेरिफाई नहीं करते कि वो भविष्य में उन्होंने, मतलब भविष्य में वो इस पद पर पहुंचेंगे नहीं। आप मान लो बोलो भाई एग्जाम सबके लिए, ठीक है, लेकिन एग्जाम दे कौन पाएगा, एग्जाम क्लियर कौन कर पाएगा, जो उस लेवल का पढ़ा होगा। ठीक है, तो यानी कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस प्लस फ्यूचर प्रेडिक्शन दोनों इसमें एप्लीकेबल होती हैं। तो बात करेंगे थोड़ी सी रिजर्वेशन की। आखिरकार रिजर्वेशन क्या है, दिक्कत ये आ रही है ना, रिजर्वेशन रिजर्वेशन है क्या ये। देखो, आरक्षण जिसे बोलते हैं, आरक्षण, ठीक है। तो ये आरक्षण क्या है, इस पर हम बात करेंगे। आरक्षण, देखो आरक्षण क्या है। देखो आरक्षण जो है एक प्रोसेस है ना, जो भी जिस बंदे के साथ बीते हुए समय में, यानी कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस रहा हो, हिस्टोरिकल इनजस्टिस रहा हो, उसे असिस्ट करने का इस समय, ठीक है, उसे ऊपर पहुंचाने का ये जो प्रोसेस है, एक तरह से जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस किस किस क्षेत्र में रही हो, एजुकेशन में रही हो, एम्प्लॉयमेंट में रही हो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में अगर उसके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस रही है तो उसे इस समय असिस्ट करना है। अच्छा, रिजर्वेशन जो है अफर्मेटिव एक्शन है, ध्यान रख लेना, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कैसा एक्शन है, तो आपको बोलना है ये अफर्मेटिव एक्शन है, सकारात्मक कदम है, सकारात्मक कार्य है। सबसे पहले कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, एक न्यूज़ भी बहुत चल रही है भाई, कास्ट बेस्ड सेंसस कराओ, है ना, स्पेशली बिहार में ज़्यादा उसका हल्ला हो रहा है। तो ये कास्ट बेस्ड सेंसस जो था, रिजर्वेशन जो था, सबसे पहले किसने दिया था, तो सबसे पहले दिया था ये विलियम हंटर ने। विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुले ने कब दिया था, ये दिया था 1882 में, 1882 में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि इंडिया में कब एप्लीकेबल हुआ। यानी कि चलो 1882 में उन्होंने बोल तो दिया कि होना चाहिए, है ना, और हुआ भी। लेकिन एक आपको ध्यान हो तो 1933 में कम्युनल अवार्ड आया था, जिसे लागू किया था, जिसे इंट्रोड्यूस किया था रामसे मैकडोनाल्ड, रामसे मैकडोनाल्ड। भाई ये मैंने अपनी वीडियो में करा चुका हूँ, ऑल एक्ट्स इन हिस्ट्री वाली में, उसे देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। कम्युनल अवार्ड क्या होता है, होता यह है कि स्पेशली अलग अलग जाति के लिए, अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग एक वोटर लिस्ट होती है ना। उससे भी पहले जो कम्युनल इलेक्टोरेट आया था, जिसे फादर बोला जाता है, बताओ कम्युनल इलेक्टोरेट का फादर कौन है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, जल्दी बताओ। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। 1909 में इन्होंने मुसलमानों के लिए एक स्पेशल इलेक्टोरेट बनाया था, ठीक है। अच्छा, रिजर्वेशन देने के रीजंस क्या क्या हैं, अगर हम बात करें रिजर्वेशन देने के रीजंस पे कि भाई रिजर्वेशन देने के रीजंस क्या क्या होने चाहिए, तो पहला रीजन है लैक ऑफ जॉब, लैक ऑफ जॉब, उनको आसानी से जॉब नहीं मिलती। दूसरा रीजन हो सकता है, देखो भाई अगर गरीब आदमी तो एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंस रही होगी, एग्रीकल्चर डिपेंडेंस रही होगी, एग्रीकल्चर डिपेंडेंस होगी तो कभी फसल सूख भी सकती है, बर्बाद भी हो सकती है, वो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद और दिक्कत रही होगी तो इकोनॉमिक इनजस्टिस भी रहा होगा उनके साथ, इतने इनजस्टिस है तो इकोनॉमिक पॉवर्टी भी होगी, अगर पॉवर्टी होगी तो उनको रिजर्वेशन देके हमें बराबर में लाना है। रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पे, अगर आप आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 की बात करो, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 की, तो इन्होंने बोला है भाई मेंबर्स ऑफ SC और ST के लिए रिजर्वेशन होगा। अगर आप आर्टिकल 15 क्लॉज 5 और 16 क्लॉज 5 की बात करो, जल्दी बता दो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 कौन से अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ था। आर्टिकल 15 क्लॉज 5, 15 क्लॉज 5 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या बोलता है कि 10% रिजर्वेशन जो है वो EWS को दिया जाएगा, यही बोलता है ना आर्टिकल 15 क्लॉज 5। इसके बाद एक और डिस्कस कर लो, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 भी, आर्टिकल
16 क्लॉज 4B ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि मान लो भाई इस साल आपकी भर्ती कम हो पाई, ठीक है, तो आप उसे अगले साल ले जाओगे, लेकिन 50% जो है वो नल्लीफाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर एक दो आर्टिकल और देख लोगे आप, तो आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 बताओ। आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 देखो, ये तो पार्लियामेंट में बोलता है कि SC ST के लिए सीट रिजर्व रहेंगी पार्लियामेंट में। 332 बोलता है कि विधानसभा में सीट रिजर्व रहेंगी। अगर आपने ध्यान दिया हो विधानसभा में तो कुछ सीटें होती हैं जिनके पीछे सुरक्षित लिखा होता है ना, तो वो किस आर्टिकल से आता है, आर्टिकल नंबर 332 लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगर आप बोलो भाई ठीक है, विधानसभा और लोकसभा की बात हो गई, ये जो नगर पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है, इसमें कैसे होता है, तो इसमें दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 243D और आर्टिकल 233T। 243D जो होता है वो तो होता है विलेज पंचायत के लिए, SC ST के लिए सीट रिजर्व रहेंगी विलेज पंचायत में, और 233T में SC ST के लिए सीट रिजर्व रहेंगी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, ठीक है। यहाँ तक समझ आया नहीं आया। 27% जो कोटा है वो कौन से केस में अपहेल्ड किया गया था, इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी इंदिरा साहनी केस 1992 में, ठीक है। तो ये चीज़ें थी रिजर्वेशन के लिए, इतना इम्पोर्टेंट था। बाकी हम डिस्कस कर ही चुके हैं लगभग, ठीक है। इसमें यही है कि भाई ये एक लाइन पढ़ लो, इफ़ ओपन, ये देखो ये पढ़ो यहाँ से, इफ़ ओपन एग्जामिनेशन, ये देख लो, इफ ओपन एग्जामिनेशन प्रेजेंट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू कैंडिडेट्स टू compete reservation ensure that opportunities are distributed in such a way that backward classes are equally able to benefit from such opportunities which typically evade them be because of structural barriers। यानी कि structural barriers जो होते हैं, जो एक संरचनात्मक बाधाएं होती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हमने रिजर्वेशन दिया है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। अगला इशू आता है असम मेघालय CMs मीट अमित शाह। असम और मेघालय के जो CM हैं वो अमित शाह से मिले। आज अमित शाह का 50वां स्टेटहुड दिवस है, मेघालय का, अमित शाह का नहीं, 50वां स्टेटहुड दिवस है, ठीक है, 50वां स्टेटहुड दिवस है मेघालय का, ठीक है। तो मेघालय की अगर बात करें तो 50वां स्टेटहुड दिवस का मतलब क्या है कि मेघालय जो है वो असम से अलग हुआ था, मेघालय असम से अलग हुआ था। असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के अंतर्गत। अब कोई पूछ ले भाई मेघालय किससे अलग हुआ था, असम से अलग हुआ था, कब अलग हुआ था, 1971 में, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस पर डिस्कस करेंगे कि इनके इशू क्या क्या हैं। इनके इशू देख लो, असम मेघालय के, असम मेघालय की जो बाउंड्री है वो है 885 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है, ठीक है। अब जो इनके बीच में इस समय इशू है वो ये है, 12 पॉइंट्स पे इनके बीच में डिस्प्यूट द बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर के बीच में झगड़ा। कौन कौन सी हैं वो, ये देख लो, तारावती, गाजंग रिजर्व फॉरेस्ट, हमीम, लंगपा, है ना। ये जो है लंगपी, ये ना एक इनके बीच में असम मेघालय का एक मेघालय का इस समय जिला है जो पहले असम का रहा था, असम के कामरूप जिले के जस्ट साइड में है ये, ठीक है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं, है ना। और अगर आपको ये मैंने बता ही दिया, कार्व्ड आउट असम अंडर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, है ना। और अगर इसमें एक और बात करें असम मेघालय में, तो मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन मैंने बता दिया, लंगपी है जो वेस्ट गारो हिल्स में, जो कामरूप डिस्ट्रिक्ट असम के बराबर में था, ठीक है। अगर इसके बाद बात करें, देखो दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि भाई ये जो डिस्ट्रिक्ट था ये हिल्स का हिस्सा बन गया था, गारो हिल्स का, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं कि ये मिकिल हिल्स का हिस्सा है असम में। तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई जो मिकिल मिकिल हिल्स हैं वो कार्बी एंगलोंग रीजन है जो असम का पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये जो है किसी टाइम खासी और जयंता हिल्स के डिस्ट्रिक्ट का पार्ट रही थी, इसीलिए मेघालय का पार्ट है। देखते हैं आज क्या फैसला होता है। अमित शाह जी ने मीटिंग ले लिया, ये आपका। अच्छा, एक और चीज़ समझ लो, इन्हें रिजोल्यूशन प्रोसेस क्या क्या है। एक तो आर्टिकल नंबर 263 इंटर स्टेट डिस्प्यूट, एक इनकी जोनल काउंसिल होती है, जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल को हेड कौन करता है, PM हेड करते हैं, PM चेयरमैन होते हैं, और ये जो CM वगैरह हैं ये भी इसके हेड करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं CM, ठीक है। बोलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। और इसके बाद अगर आप खास न्यूज़ की बात करोगे तो HDFC बैंक में वही करा लो, बीमा करा लो। इसके बाद और इसमें पर्रिकर सन्स नॉट ऑन BJP गोवा लिस्ट, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, एक ये लिस्ट है। फोकस ऑन राइट्स मेड इंडिया वीक सेज PM। देखो, फोकस ऑन राइट यानी कि फंडामेंटल राइट, स्पेशली इन्होंने फंडामेंटल राइट पे बोला कि भैया फंडामेंटल राइट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई जो फंडामेंटल ड्यूटी, अगर आप फंडामेंटल राइट पे इतना ध्यान दे चुके हो तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे भी ध्यान दो। देखो बिल्कुल सही बात है, लेकिन
हम फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों में से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि दोनों समानांतर महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगर दोनों समांतर महत्वपूर्ण है तो दोनों को हमें साथ लेके चलना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स को भी यानी कि मूलभूत अधिकार को भी, और फंडामेंटल ड्यूटीज को भी। ठीक है, तो अगर इनको साथ लेके चलेंगे तो देखो, मान लो अगर आपको कोई बोले भाई राइट टू इक्वलिटी होना चाहिए, राइट टू इक्वलिटी होना चाहिए, फंडामेंटल राइट है हमारा। ठीक है, बिल्कुल जी, राइट टू इक्वलिटी होना चाहिए, लेकिन आपकी फंडामेंटल ड्यूटी भी ये है कि आप हर एक ब्रदरहुड निभाओ। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल नंबर 51 जो है, 51 जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी का एक आर्टिकल है, 51। ठीक है, 51 क्लॉज है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर मैंने अभी तक बोला नहीं है कि KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, KNP एनालिसिस चैनल, इस पर बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं आपके लिए, देखते रहो, दिखाते रहो, और इसमें कुछ है नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर अगले पेज पे चलें तो गवर्नमेंट जो है उसने भाई 300 रुपये में एक टेस्ट होगा ये बोल दिया है। EV एडॉप्शन के लिए एक नई वेबसाइट आई है ना। और उसके बाद अगर आप बात करो तो EDMC रिक्रूट्स प्राइवेट एजेंसी, इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। उद्धव कॉल्स मीटिंग टू डिस्कस कोटा इशू, मैंने बता दिया, डिस्कस कर चुके हैं। अंडर फायर, ठीक है। हार्ट ब्रेक टीयर्स, भाई जिनको टिकट नहीं मिली उनके बेचारों की दिक्कत आ रही है इतने रुपए खर्च करके, है ना। अब वो कोई पार्टी चेंज कर रहे हैं। अच्छा, एक ये जो पार्टी चेंज कर रहा है ना, डिफेमेशन, इसे भी एक दिन डिस्कस करेंगे, मेरी इच्छा है ना। स्पेशली 10th शेड्यूल जो है, ठीक है, 10th शेड्यूल जो है उसे डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो कर लेंगे, 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी आपके सामने। अगर इसके बाद ड्रग पैडलर अरेस्टेड इन हैदराबाद, इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। देखो उसके बाद देखो, स्पिनिंग ए न्यू मैजिक विद फोटोग्राफी, रणजी ट्रॉफी खेले हुए थे, बहुत अच्छी बात है। डिस्कस करते हैं कोर्ट एंड कंपनसेशन। कल आपने एक न्यूज़ पढ़ी थी, कोर्ट ने बोला भाई जो भी कोविड पेशेंट के कोविड से डे हुए हैं उनके जो कीन्स हैं, यानी कि उनके स्पाउजेज, यानी कि उनकी फैमिली जो है, आप उनको एक तरह से इग्नोर मत करो। ये स्टेट के वेलफेयर का काम है कि आप उन्हें एक अमाउंट दो जो उनके जीवन को एकदम समृद्ध बना सके, समृद्ध नहीं तो एक पटरी पर वापस ला सके। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने बोली हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ किया है, ये सारा सुओ मोटो केस जो लेता है, बहुत अच्छी बात है। ड्रॉप द IAS कैडर रूल्स, देखो इसे मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको। IAS कैडर रूल्स का मतलब क्या था? पहले क्या होता था, IAS देखो, IAS जो अपॉइंट करता है वो सेंटर का काम है अपॉइंट करना, है ना। अब सेंटर का काम है अपॉइंट करना, कैडर चुन लिए जाते थे, वो फिर स्टेट में चले जाते थे। स्टेट के बाद अगर मान लो स्टेट को ना एक IAS के आधार पर, IAS की चॉइस के आधार पर सेंटर को एक लिस्ट भेजनी होती थी कि भैया ये आपके पास आना चाह रहे हैं, तो आप इस लिस्ट में से कोई चुन लो जो आपको चाहिए। तो सेंटर उस पर चुन लेता था। अगर सेंटर को कोई IAS ऑफिसर चाहिए होता था तो वो भाई उस स्टेट से बोलता था कि हमें ये वाला IAS ऑफिसर चाहिए, तो स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब ये एक नया अमेंडमेंट एक्ट ला रहे हैं, उसमें क्या बोल रहे हैं ये, उसमें बोल रहे हैं कि जो सेंटर है वो किसी भी IAS ऑफिसर को जब चाहेगा जब अपने कब्जे में कर लेगा। ये दिक्कत आ रही है। अब ऐसे दिक्कत आ रही है तो देखो यहाँ पे 2-3 इशू जो हो रहे हैं। एक तो फेडरल स्ट्रक्चर का, यानी कि स्टेट के हाथ में पावर कम हो जाएगी। अगर स्टेट के हाथ में पावर कम हो जाएगी तो देखो ये कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि IAS जो है वो अब हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से जो लोग आते हैं उनको इंक्लूड कर लेंगे, तो पोस्ट भी कम हो जाएगी, यानी कि जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनको भी जॉब कम मिलेगी। इसके बाद जो इशू आ रहा है कि IAS जो होते हैं वो एक फ्यूचर इंडिया के गॉड हैं, है ना, गॉड ऑफ फ्यूचर इंडिया। ठीक है, अगर मान लो वो इधर से उधर होते रहेंगे, उनको जब चाहे पॉलिटिक्स इंक्लूड जब इसमें हो जाएगी तो वो अपनी पोजीशन बचाने के लिए ज़्यादा काम करेंगे कि मुझे अपनी पोजीशन रिजर्व रखनी है। ठीक है, तो इसका मतलब वो कम कर पाएंगे। जो फ्यूचर इंडिया हमारा एक आत्मनिर्भर भारत है, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये जो चीज़ें हैं ये इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, हमारे जो मिशन हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये इस आर्टिकल में बोला गया है। आप चाहो तो इस आर्टिकल को, इन्होंने एक और चीज़ बोली है, देखो जो सरदार पटेल थे, सरदार पटेल जो है उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करी थी। ठीक है, सरदार पटेल ने, है ना। और ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उन्होंने बोला था, ये एक चीज़ उनका कोटेशन पढ़ लो, द यूनियन विल गो, यू विल नॉट हैव ए यूनाइटेड इंडिया इफ यू विल हैव नॉट ए गुड ऑल इंडिया सर्विसेज विच हैज़ द इंडिपेंडेंस टू स्पीक आउट इट्स माइंड, विच हैज़ ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी वो जो चाहे भैया वो बोल दे। ठीक है, वो डरे ना, है ना। ये बोल रहे हैं कि इससे पहले हेल्थी कन्वर्सेशन थे, हालांकि बीच में दिक्कत आई थी लेकिन वो सब कैंसिल हो गई थी, है ना। और
अच्छा, आपको पता है विंडिकेटिवली माने क्या होता है? प्रतिशोधी भावना से, प्रतिशोधी भावना। विंडिकेटिवली में होता है प्रतिशोधी भावना से, ठीक है। और बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हुई हो तो ठीक है। और इसमें हालांकि मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। आर्टिकल एग्जिटिंग रूल 6 क्लॉज 1 है ये, ठीक है, जो बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी जाएंगे उसमें कंकरेंस स्टेट गवर्नमेंट की आपको लेने की आवश्यकता होगी। इतने से भी समझ नहीं आया तो और बताओ क्या ही बताऊँ, है ना। अच्छा, ये देखो लॉन्ग टर्म डैमेज होगा। आप शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म डैमेज करने जाते हो, है ना। शॉर्ट टर्म तो फायदा हो जाएगा कि स्टेट को इस समय आईएएस ऑफिसर मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे ले लेगा वो, स्टेट से सेंटर को मिल जाएंगे, है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म क्या नुकसान होगा कि अगर पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस होने लगी तो सब अपने अपने फायदे का सोचने लगेंगे, जो इंडिया का बेस्ट फ्यूचर है वो नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। और ये हालांकि बोल रहे हैं कि भाई ऐसा अमेंडमेंट नहीं आना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और लार्ज नेशनल इंटरेस्ट अपने माइंड में हमें रखना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। देखते हैं क्या होता है। अगले पर चलते हैं, यमन ट्रेजिडी। यमन ट्रेजिडी देख लो। ईरान जो है वो है भाई, देखो ईरान जो है हाउतीस को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ समझ लो, सऊदी अरेबिया यूएई पे हाउतीस अटैक कर रहे हैं, हाउतीस अटैक कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी में यूएई पे ड्रोन्स मिसाइल से अटैक हुआ है ना। अच्छा, अगर इसके बारे में बात करो आप तो यूएई पहले सऊदी के कॉलिशन में था, सऊदी अरेबिया के कॉलिशन में था, अब वो अलग हो गया है। अब वो एक नई सेना के नाम से लड़ रहा है, जिस सेना का नाम है जियंट ब्रिगेड्स, ये रही जियंट ब्रिगेड्स, है ना। और यूएई पे जल्दी से में अटैक हुआ है, पहले नहीं अटैक होता था लेकिन अब अटैक होने लगे। यमन का एक हिस्सा होती इसके हाथ में है। और इसमें दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत वही आएगी, देखो आसपास में ब्लैक सी है, बहुत सारी चीज़ें ये, है ना, बहुत सारे सीज पे ट्रेड पे दिक्कत आ जाएगी। यूएई पेट्रोल एरिया है। और और इसके बारे में और कुछ इसमें दिया नहीं हुआ। मिलिट्री सॉल्यूशन है ही नहीं कोई यमन का प्रॉब्लम का, ये बोलना चाह रहे हैं। और if these regional powers agree to their in their proxies and work toward rebuilding Yemen, that would help to them restore, यानी कि ये बोल रहे हैं कि ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया अगर एक साथ यमन को बचाने का काम करें तो वो एक रीजन में शांति ला सकते हैं, ठीक है। द जेंटलमैन स्पाई मास्टर हु हैड इंडिया एंथ्रेल्ड, ये देखो एक इंसान थे जो रामेश्वर नाथ काउ थे, जो फाउंडिंग हेड ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के थे, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं इस आर्टिकल में, अगर आप पढ़ना चाहो स्पेशली पढ़ लेना। इन्फ्लेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, और लगभग कितने दिन पहले डिस्कस किया था मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वाली तारीख में इन्फ्लेशन हमने डिस्कस किया था। बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इन्फ्लेशन, और वो इन्फ्लेशन हमने डिस्कस किया था 13 जनवरी की वीडियो में। आप अगर 13 जनवरी 2022 की वीडियो देख लोगे, ये हिंदू एनालिसिस, तो उसमें इन्फ्लेशन बहुत डीप में डिस्कस है, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन डिस्कस करने की ज़रूरत है, लेकिन बस थोड़े से ब्रॉड में डिस्कस कर लेते हैं। इन्फ्लेशन जो होता है राइजिंग इन प्राइस होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन दो बेसिस पर नापा जाता है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो हर महीने की 12 तारीख को आता है। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स है जो एक होलसेल की टर्म में नापा जाता है। डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, सीपीआई में सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। और इन्फ्लेशन के बारे में बात करें तो देखो, डिफ्लेशन जो होता है उसमें ये होता है कि भाई जो ग्रोथ है वो लेस देन जीरो हो जाती है, लेस देन 0%। मान लो जो 10 रुपये की चीज़ है वो आपको 9 रुपये में मिल जाएगी, ठीक है। और अगर इसके बारे में और कुछ बात करें तो एक स्टैगफ्लेशन आया है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। स्टैगफ्लेशन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का एक साथ बढ़ना होता है। इन्फ्लेशन क्यों होता है? इन्फ्लेशन जो दो तरीके से होता है, एक तो डिमांड इन्फ्लेशन और एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मान लो डिमांड ज़्यादा है तो दाम बढ़ जाएंगे, कॉस्ट ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन, महंगाई तो बढ़ेगी जब कॉस्ट ज़्यादा है तो, ठीक है। इन्फ्लेशन को कैसे हटाया जा सकता है? तो इन्फ्लेशन देखो, या तो बैंक जो कर्ज ज़्यादा दे दे, है ना, पब्लिक के पास पैसा आ जाएगा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है तो पब्लिक खरीदने लगेगी, सामान इन्वेस्ट करने लगेगी। अगर मान लो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है तो भाई जो बैंक है वो लोन इंटरेस्ट रेट हाई कर दे, क्या होगा? पब्लिक के पास पैसा कम रहेगा, ठीक है, और बैंक में ज़्यादा जमा करेगी तो डिमांड जो खुद ही कम हो जाएगी। और इसके बाद अगर टैक्स रिबेट कर दे, ठीक है, और क्या क्या कर सकती है गवर्नमेंट? आरबीआई जो है वो रेपो रेट
रिजर्व रेपो रेट में इंक्रीज डिक्रीज कर दे, ठीक है। इन्फ्लेशन जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 4 ± 2% पे रखती है। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको आज समझ में नहीं आ रहा इतना ब्रॉड टर्म में, मैंने खाली एक आपको ब्रॉड टर्म दे दिया। आप 13 जनवरी 2022 का एनालिसिस देख लो, ठीक है। दूसरे टॉपिक उसमें इन्फ्लेशन के बारे में है, तो बहुत डीप में डिस्कस किया, आप उससे ज़्यादा अच्छा समझ लेंगे, ठीक है। ए वॉचडॉग साइलेंस, कश्मीर प्रेस क्लब जो बंद कर दी गई है, देखते हैं क्या डिसीजन आता है इसका। असम मेघालय सीएम्स मीट अमित शाह ऑन बाउंड्री इशू, ये समझा ही दिया है, ठीक है। अमित शाह मेघालय वाले इशू। और फॉल इन डेप्यूटेशन टू सेंटर मिड लेवल आईएएस ऑफिसर, मैंने बता ही दिया आपको, है ना। आईएएस ऑफिसर का क्या दिक्कत आ रही है, हेट स्पीच। और प्रेजेंस एट रिपब्लिक डे इवेंट। अच्छा, आपको ये पता है कि वो जो सेंट्रल एशिया वाले जो देश आने वाले थे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में, वो अब नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आप ये मत सोचना है कि अखबार को खुद ही खुद पढ़े जा रहा है, भाई इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है गाइस, ठीक है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो नहीं पढ़ूंगा खुद से, ठीक है, तो आपको पढ़ाऊंगा, वरना तो मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, है ना। चैनल सब्सक्राइब कर दो बस अब आप, ठीक है। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री प्लान टू रैंक स्टेट्स ड्रॉ जाहिर, देखो इसमें क्या है, ये बोल रहे हैं कि भाई एनवायरनमेंट आप जितने दिन में उससे क्लियरेंस दे दोगे, ठीक है, वो उतने आधार पे आपको नंबर दे देंगे। नंबर किस किस आधार पे बोला इन्होंने, ये देखो, अगर इन्होंने बोला आप 80 दिन से पहले कम देते हो तो हम आपको 2 नंबर देंगे, 80 दिन से कम में। 105 दिन से कम में देते हो 1 नंबर देंगे, उससे ज़्यादा लगाते हो 0 नंबर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझा, एनवायरनमेंट क्लियरेंस है, एक बहुत इशू चल रहा है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, सिल्वर लाइन, है ना, केरला की रेलवे लाइन है। अब मान लो भाई इतना इशू चल रहा है एनवायरनमेंट के लिए, आपको देखना भी होगा, पब्लिक से बात भी करनी होगी, पब्लिक के भी विचार लेने होंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होंगी, अगर तो ये सब चीज़ें अगर आप 80 दिन से सब जल्दी जल्दी में करते जा रहे हो, तो पॉलिटिक्स इंक्लूड हो जाएगी, पॉलिटिक्स इंक्लूड हो जाएगी, है ना। जो कमेटी हैं वो उसे ज़्यादा से अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगी, है ना, यानी कि रिकमेंडेशंस कम हो जाएंगी। और ऐसा होगा तो ये नंबर के चक्कर में, अपनी स्टेट की पोजीशन के चक्कर में कुछ गलत फैसले भी ले सकते हैं, जो वहाँ के वाइल्ड लाइफ को नुकसान देंगे, वहाँ की लोकल हैबिटेट को नुकसान देंगे। वहाँ के अगर लोकल हैबिटेट को नुकसान होगा तो जो हमारी कल्चरल ट्रेडिशनल टाइज हैं उनको नुकसान पहुँचेगा, है ना। वाइल्ड लाइफ को नुकसान होगा तो नुकसान इंटरनेशनल लेवल पे अपनी बेइज्जती हो ही जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे इशूज हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, है ना। एस रंगनाथ स्वामी पासिस हो गए, पासिस अवे हो गए, मतलब, ठीक है। इसके बाद एक्सटेंड रेंज ब्रह्मोस, ब्रह्मोस जो है रसिया की, एक रसिया से हमने ली थी, ठीक है। और ब्रह्मोस के बारे में हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। अब ये नए नए इसमें एंडोजेनिक एक नए टर्म्स इंक्लूड, नए अप्लाइंसेस इंक्लूड किए गए हैं, उसके आधार पे दोबारा टेस्ट की गई है, ठीक है। तो ब्रह्मोस को डीआरडीओ टेस्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यूएस वार्न्स रसिया ऑन इन्वेडिंग यूक्रेन, यूएस ने बोला भाई यूक्रेन पर कब्जा मत कर लियो, नहीं तुझे देख लेंगे। रसिया इससे पहले अगर आपको पता हो तो भाई क्रीमिया पे कब्जा कर चुका है, उसे अपने कब्जे में कर चुका है। दिक्कत क्या आ रही है यूएस और ये यूक्रेन यूक्रेन में सब में इतना दिक्कत क्यों चल रही है, देखो रसिया से टच हो रहा है ब्लैक सी, रसिया से टच हो रहा है ब्लैक सी, है ना। और ब्लैक सी के ही आसपास के कंट्रीज हैं, लेटविना, लिथुनिया, ये जो भी कंट्रीज हैं देख लेना एक बार आप, है ना। और ये यूक्रेन भी है, ठीक है। और है ना, तो ये सारे कंट्रीज जो हैं, कजाकिस्तान भी है, कजाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज जो हैं इससे टच हैं। अगर इससे टच है, मान लो रसिया वहाँ कब्जा कर लेता, रसिया कब्जा कर लेता है तो अच्छा, एक चीज़ समझो, अगर रसिया कब्जा नहीं कर लेता, रसिया कब्जा कर लेता तो भाई यूएस का वहाँ इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा, ट्रेड प्रॉब्लम हो जाएगी। और आप एक चीज़ समझो, अगर रसिया कब्जा नहीं करता तो क्या दिक्कत होगी, ये सब यूक्रेन वगैरह मांग रहे हैं एनएटीओ या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप। अगर ये मेंबरशिप इनको मिल जाती है ना, तो ये कब्जा हो जाएगा इनका ब्लैक सी पे, इनका ब्लैक सी पे कब्जा हो जाएगा, रसिया अकेला पड़ जाएगा। रसिया का हमने कल भी आर्टिकल में डिस्कस किया था, रसिया की पॉलिसी है भाई अपने जो बॉर्डर्स हैं उन्हें डिफेंड मत करो, उन्हें एक्सपेंड करो, ठीक है ना, उन्हें एक्सपेंड करो, ये रसिया की पॉलिसी है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर रसिया जो है एक जो वर्ल्ड पावर है उससे कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट हो जाएगा, दोबारा से वर्ल्ड पावर बनने की ओर अग्रसर कर रहा है। हालांकि चाइना ने बहुत सारा क्रेज अपनी तरफ कर लिया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है ना। तो ये इसने बोला है, यूएस ने धमकी दिया भाई कब्जे में मत कर लियो, बाकी हम तुझे देख लेंगे, ठीक है। हाउतीस ने, इसने बोला यूएई में कि हाउतीस ने ड्रोन मिसाइल अटैक किए थे, ये दिक्कत है बहुत सारे। यमन में तो बहुत पब्लिक मर चुकी है, 3 साढ़े 3 लाख लोग मर चुके हैं, उससे भी ज़्यादा मर चुके हैं, इतने तो गिने चुने हैं, ठीक है। चाइना सैटेलाइट इन क्लोज एनकाउंटर विद रशियन डेब्रिस, अच्छा मैंने आपसे शायद पहले बोला था वीडियो में, अगर नहीं बोला था, कि आपको कैसलर सिंड्रोम बताना है कि कैसलर सिंड्रोम क्या होता है। अगर आप कैसलर सिंड्रोम की बात करो तो देखो,
ये बोला है चाइना सैटेलाइट इन क्लोज एनकाउंटर विद रशियन डेब्रिस। चाइना सैटेलाइट जो उन्होंने बोला भाई ये जो रसिया वाले हैं बहुत ज़्यादा गंदगी करके जाते हैं, भगाओ इनको, है ना, ऐसा नहीं बोला है भाई, है ना। तो देखो मैं बताता हूँ आपको स्पेस डेब्रिस क्या होता है। स्पेस डेब्रिस क्या होता है, यानी कि स्पेस में कूड़ा, ठीक है। एनी पीस ऑफ मशीनरी, यानी कोई भी मशीन थी उसका कोई भी हिस्सा, या ह्यूमंस के द्वारा कोई भी छोड़ा हुआ हिस्सा अर्थ की ऑर्बिट में, यानी स्पेस में अर्थ की ऑर्बिट में जो हिस्सा छोड़ा जाता है उसे बोलते हैं हम स्पेस डेब्रिस, ठीक है। ये देखो स्पेस डेब्रिस जो है एक्टिव सैटेलाइट्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है, एक्टिव सैटेलाइट्स के लिए स्पेस डेब्रिस नुकसानदायक हो सकता है ना। और स्पेस डेब्रिस जो है मान लो हमारी वेदर सैटेलाइट्स जो होती हैं उनको हैंडल कर सकता है। मान लो अगर उसने थोड़ा सा भी हिस्सा उनका ढक लिया, है ना, तो वो वेदर सही से नहीं बता पाएंगी। अब समझो कैसलर सिंड्रोम क्या होता है। कैसलर सिंड्रोम होता है कि अगर स्पेस जंक है ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट है, ये मान लो अर्थ की ऑर्बिट है, तो इसमें स्पेस जंक है, इसमें ये कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है। कूड़ा कबाड़ा मशीनरी का पार्ट हो, कोई फोटो भी छोड़ के आए हैं ना कुछ लोग, तो ये बहुत सारे टाइप के कूड़ा कबाड़ा हो सकता है ना। वो एक चेन रिएक्शन बना लेगा, ये इससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, एक चेन रिएक्शन बना लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करेंगे, और अगर कोलाइड करेंगे तो नया स्पेस जंक बन जाएगा। ये नया स्पेस जंक बन जाएगा तो पॉइंट जहाँ से अर्थ ऑर्बिट जो होती है वो अनयूजेबल हो जाएगी। अर्थ जो वो है वो अनयूजेबल हो जाएगी, ठीक है। समझे, यहाँ तक नहीं समझे। अब इसको हटाने के उपाय क्या क्या है, देखो बहुत सारे कंट्रीज जो है वो अपना पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, है ना। डेवलपिंग रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट, कोशिश की जा रही है भाई रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट आप यूज करो, रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट आप यूज करो, ठीक है। इसके बाद और क्या चल रहा है, उसके बाद चल रहा है एक ग्रेवयार्ड ऑर्बिट होती है, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। ग्रेवयार्ड ऑर्बिट क्या होती है, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट होती है एक आपकी सेफ ऑर्बिट होती है कि जैसे मान लो आपका मिशन पूरा हो गया तो आप इस ऑर्बिट में आ जाओ तुरंत के तुरंत, है ना। ये अबव द अर्थ सरफेस होती है, ठीक है, हाई अबव लो अर्थ सरफेस होती है ना। और उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर आप कोई भी सैटेलाइट लॉन्च कर दो तो उसके लिए ऑर्बिटल यूज फीस लगा लो। ऑर्बिटल यूज अगर आप उसे यूज कर लो तो फीस लगा लो। इससे क्या होगा, इस फीस से जो भी डेब्रिस आप वहाँ पे छोड़ के आओगे उसे हम साफ कर देंगे। इसरो का एक मिशन है, इसरो का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नेत्र, ये आ जाता है पेपर में। प्रोजेक्ट नेत्र इसरो का एक मिशन है, ठीक है। वो स्पेस डेब्रिस को हटाने में पूर्ण प्रयास कर रहा है। यहाँ तक समझ में आई बात, नहीं समझ में आई। साउथ चाइना सी, भाई देखो हम इतने टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं ना, अगर आप डेली वीडियो देख रहे हो तो कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपकी समझ में ना आए। साउथ चाइना सी में क्या दिक्कत आ रही है, साउथ चाइना सी की दिक्कत समझ लो। साउथ चाइना सी पे जो है एक चाइना अपना कब्जा बता रहा है, जिसमें जापान है, फिलीपींस स्पेशली, है ना, फिलीपींस के कुछ द्वीप्स हैं, फिलीपींस के कुछ एरियाज हैं, उन पे अपना कब्जा करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे पैरासल आइलैंड हो गए, है ना, ये आइलैंड है, इन पे बोल रहा है चाइना नहीं नहीं हमारा कब्जा है, साउथ चाइना सी मेरा है, ठीक है। लेकिन यूएस जो वहाँ पे बार बार अपने वारशिप भेज दे रहा है, तो ये दिक्कत आ रही है। चाइना बोल रहा है कि हमारी टेरिटरी में आ गए, यूएस बोल रहा है नहीं हम तुम्हारी टेरिटरी में नहीं आए, हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। साउथ चाइना सी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ट्रेड भी होता है बहुत सारा, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। वही दोबारा चाइना अपने जो बॉर्डर है उन्हें एक्सपेंड करना चाह रहा है, इसलिए भी होता है कि जो चाइना है वो फिलीपींस के थोड़े से एरिया पे कब्जा भी कर चुका है या कब्जा करने की पूरी पूरी कोशिश में है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना जो है क्वाड क्वाड जो है, क्वाड भी इसी में आ जाता है, साउथ चाइना सी से रिलेटेड है। उसमें क्वाड जो है वो उसे नेगलेक्ट करना चाह रहा है, उसके खिलाफ अपनी एक साजिश रच रहा है, ठीक है। और अगर चाइना जो है भाई एक्सपेंड पॉलिसी करता ही है, और क्या बताऊँ आपको, बता दो इसमें कुछ अगर आपको दिक्कत लग रही हो तो, है ना। मुझे तो लग नहीं था, देखो ये था चाइना क्लेम्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द साउथ चाइना सी, है ना, ये मैंने आपको बोल ही दिया, ठीक है। और साउथ चाइना सी जो है वो एक इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी है। तो ये बात देखते हैं क्या होता है, वोटिंग रिफॉर्म्स, ठीक है भाई। हैवाना सिंड्रोम नॉट ए फॉरेन, ये देख लो हैवाना सिंड्रोम जो है ये आ जाएगा भाई पेपर में, है ना। और ये जो है बोलने ग्लोबल कैंपेन नहीं है ये हैवाना सिंड्रोम, ठीक है। और इसके बाद ये ब्रेन डैमेज होता है आफ्टर हियरिंग हाई पिचेस साउंड, ठीक है। तो ये पेपर में आ भी सकता है आपके, अगर छोटे किसी भी पेपर में आ सकता है, छोटा पेपर बड़ा पेपर क्या होता है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट न्यूज़ पे चलो तो HUL Q3 नेट राइजेज, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, जब समझ में आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, वरना आपको दिखेगा नहीं। देखो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी ना दिख जाए आपको, KNP एनालिसिस कर दिया ना, दिख गया ना, ये चीज़ है ना, ना करना तो कर दो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। इसके बाद इंडिया रेटिंग फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए इंडिया की रेटिंग जो है वो 7.6% बताई है, कम है। हम जो सोच रहे हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो सोच रहे हैं
वो 1 डिजिट में तो हो नहीं पाएगी, कम से कम 2 डिजिट होनी चाहिए, और इस टाइम तो कम से कम नहीं है 17-18% इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए हमारी, उस हिसाब से हम कुछ कर सकते हैं। और मुझे लग नहीं रहा कि इसमें अब कुछ बताने लायक बचा है ना। इसके आगे 2 पेज आगे चलते हैं, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सी आई है हल्की सी। ये मैंने बता दिया क्वेश्चन ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज भी मैंने आपको बता दिया किस किस आर्टिकल में मिलता है। जल्दी बताओ लोकल बॉडीज में आर्टिकल में किस किस में मिलता है आपको। ये रहा देखो, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 243D और 243T, है ना ये ठीक है। और अगर आपको और कुछ बात करनी है, इसमें मैंने 2 आर्टिकल बताए थे आपको, 233 और 243, है ना। इसमें कुछ है नहीं, अगर आपको कुछ लग रहा हो कि भाई कुछ हो गया इसने छोड़ दिया, तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, मैंने आपको बता दिया। एक ये चीज़ समझ लो, इंडोनेशिया जो अपनी कैपिटल है ना, उसे जकार्ता से नुसंत्रादा शिफ्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जकार्ता में सी एक्सपेंड हो गया है, यानी सी लेवल राइज हो गया। तो सी लेवल राइज हो गया तो कहीं ना कहीं डूबने की कगार पर है ना। और अगर देखो आपको इसमें कुछ मैं बताऊं, तो अर्बन प्रॉब्लम है, क्राउडिंग, पॉल्यूशन है, और बर्ड्स मोस्ट कंजेस्टेड रोड है, ठीक है। और सॉरी गाइस, है ना। ये रहा भाई, ये जो आइलैंड है, एंटायर सिटी कुड सिंक बाय 2050, है ना। ये इसकी मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है, ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब नई एक इसकी वो बनेगी, जिसका नाम है नुसान तारा, इसे याद रख लेना, नुसान तारा, है ना। और इंडोनेशिया की नई कैपिटल बनेगी। और इसमें कुछ अदर डिस्कस करने के लिए नहीं है, अभी तक इम्पोर्टेंट यही है। अच्छा, सी लेवल राइज जो हो गया है, थोड़ा सा डिस्कस ये यहाँ पे आ जाएगा, सी लेवल राइज क्यों हो रहा है। देखो, सी लेवल राइज एक तो इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है ना। हमने बोला भी है भाई, ये जो टेम्परेचर उसे 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मत बढ़ाओ, लेकिन वो बढ़ रहा है, ठीक है। और इंक्रीज इसलिए हो रहा है, बहुत सारे देश डूब जाएंगे, आइलैंड डूब जाएंगे, देश तो क्या ही डूबेंगे, है ना। सी लेवल राइज इसलिए भी हो रहा है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, है ना। और सी लेवल राइज इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन है स्पेशली। और सी लेवल राइज का अगर कोई और नया कारण देखा जाए, तो सी लेवल राइज जो है और किस कारण से होगा, यही जो इम्पोर्टेंट कारण है, यही इम्पोर्टेंट कारण है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें आप ये मत सोचना कि भाई कुछ छोड़ दिया, कुछ छोड़ा नहीं है, इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर इसके बाद देखो कुछ है नहीं खास, तो अखबार ख़त्म हो गया। अगर आपने KNP एनालिसिस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, KNP एनालिसिस, तो भाई सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, जो करना है वो करो, और आराम से जियो, कोरोना की वैक्सीन लगवा लो। और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत जल्दी एक नई वीडियो आने वाली है FDI के बारे में, FDI की वीडियो पे डिस्कस करेंगे। लक्ष्मीकांत की भी शायद आज एक और वीडियो आ जाए, लक्ष्मीकांत के चैप्टर 1 की, हिस्टोरिकल ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल, देखते हैं जिस पे भी आ जाए, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।